क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता से बेटा पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 तथा पेज नंबर 19 के आधे भाग तक मैंने आपको समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि आर्यों के बारे में पता चला तथा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर सभ्यता के बारे में भी पता चला था। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग बताने जा रही हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। कुछ लोगों का बेटा कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो अंत हुआ वो अचानक किसी दुर्घटना के साथ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जो समाप्त हो गई, उसका अंत हो गया, तो वो कोई अचानक होने वाली दुर्घटना से हुआ और इसकी व्याख्या भी नहीं मिलती है कि उसका जो अंत हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का वो कैसे हुआ। हाँ, ये कहा जाता है कि जो सिंधु नदी है वो भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसमें बाढ़ आती थी तो वह नगरों को और गांवों को बहा ले जाती थी। फिर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ हो और धीरे धीरे जमीन सूख गई हो, खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। या ये भी है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिले हैं बेटा, वह इस बात का सबूत देते हैं, प्रमाण देते हैं कि बालू की तह पर तह जमती गई थी, जिससे क्या हुआ, शहर की जमीन की सतह जो थी वो ऊंची उठती चली गई और मजबूर होकर बेटा क्या करना पड़ा, नगर वासियों को पुरानी ही नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। जब खुदाई हुई बेटा तो उसमें जो अवशेष मिले तो उनसे ये पता लगा कि हाँ, जो मकान थे वो 2 और 3 मंजिलों के थे। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने का कारण समय समय पर जो मकान मिले हैं बेटा, तो उस मकानों में क्या मिला है कि जो तह पर तह जमती गई बालू की, तो जमीन की सतह से ऊंची उठती चली गई। तो खुदाई में तो ऐसे मकान में जो 2-3 मंजिलों के थे, तो वह इस बात का साक्ष्य देते हैं, सबूत देते हैं कि सतह से ऊंचे उठने के कारण जो उनके मकान थे, वह सतह से ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी, आइए बेटा पेज नंबर 20 पर, समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठती गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। ये कहा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा गया कि बेटा जो उनके मकान थे, जो खुदाई के दौरान जो मिले, वो 2-3 मंजिलों के थे और यह इस बात का वह साक्ष्य भी देते हैं कि सतह से ऊंची उठने के कारण समय समय पर जो उनकी दीवारें थी वो क्या हो गई, बहुत ऊंची हो गई। तो ये सबूत जो है वे प्रमाण बेटा मिलता है। सिंध का जो सूबा था पुराने समय में क्या था, बहुत समृद्ध था, उपजाऊ था, लेकिन जब मध्य युग आया तो ज़्यादातर वह क्या हो गया, वही उपजाऊ क्षेत्र ज़्यादातर रेगिस्तान हो गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है
कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। लेखक ने बेटा यहाँ कहा कि इसलिए मुमकिन है, ये कहा जा सकता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ, जिसने क्या किया कि उन इलाकों के जो निवासी थे उनके रहन सहन को प्रभावित किया। लेकिन मौसम के परिवर्तन का जो मौसम का बदलाव हुआ, जो मौसम का परिवर्तन हुआ, वह दूर दूर तक फैली जो नगर सभ्यता थी उसके एक छोटे से हिस्से पर ही पड़ा होगा। मतलब सभ्यता तो बहुत दूर तक फैली थी ना बेटा, और मौसम का जो परिवर्तन हुआ वो कहाँ हुआ, किसी एक छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा उसका प्रभाव। तो हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण भी हैं। कारण ये है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या फिर उससे भी अधिक दूर तक फैली थी। यह नगर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है बेटा, वो गंगा की घाटी तक या फिर उससे अधिक दूर तक फैली थी। इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास लेकिन पर्याप्त आंकड़े नहीं थे। इस बात का पर्याप्त आंकड़ा नहीं था कि ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी। हाँ, संभावना की गई कि हाँ गंगा घाटी तक होगी। वह बालू जिसने इसमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया। लेकिन जो बालू था उसने क्या किया बेटा, जो प्राचीन शहर थे उनके ऊपर से आकर के उसको पूरी तरह से ढक दिया। उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। जो अवशेष मिले, जो खुदाई के दौरान बेटा हमें मिले, तो ये बालू ने क्या किया था, उन्हें उन शहरों को ऊपर से ढक दिया था। उसी के कारण हमें ये क्या मिले हैं, सुरक्षित भी मिले। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। समय का परिवर्तन हुआ और कहा कि लेखक ने कहा कि ये सभ्यता कोई छोटे से दायरे में नहीं थी, बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और खुदाई के दौरान हमको ये पता भी चला, लेकिन हाँ कितनी देर संभावना दिखाई गई कि हाँ गंगा घाटी तक या उससे अधिक दूर तक फैली होगी। लेकिन असली में कहाँ तक फैली थी, ये सभ्यता कहाँ तक थी, इसका पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, जो बालू ने उन शहरों को, कुछ शहरों को जो बालू ने ढक दिया था, उस बालू की वजह से बेटा हमें ये सुरक्षित मिले हैं। जबकि वहीं पर बेटा क्या, वहीं पर जो दूसरे शहर थे वो क्या हो गए थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे और समय जैसे जैसे बदलता गया वे खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बेटा और बाद के जो कालखंड है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और जो बाद के बेटा कालखंड है, उनके बीच में क्या बना रहा, उनके बीच में बराबर संबंध बना रहा। साथ ही इस सिलसिले के टूटने के और इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। और जो ये संबंध बेटा इनके टूटने का भी प्रमाण मिलता है। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार थी। इसलिए कहा गया ना बेटा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो बाद के कालखंड है उनके बीच संबंध बना रहा। इसी बीच सिलसिले के टूटने के भी प्रमाण मिलते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जो बेटा पहले की सभ्यता थी और बाद में आने वाली सभ्यता, मतलब यह टूटना इस बात का सूचक है कि जो बाद में सभ्यता आई वह सभ्यता प्राचीन सभ्यता से क्या थी, अलग थी, भिन्न थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। ये भी कहा गया बेटा कि जो बाद में आने वाली सभ्यताएं थी, जो बाद में आई, उन सभ्यताओं में क्या था, शुरू में बेटा वहाँ पे कृषि की बहुतायत थी। गोकी मतलब हालांकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। हालांकि ये कहा गया कि नगर जो था और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक
एक कई बार आए। हालांकि ये कहा गया बेटा, जो नगर सभ्यता थी या जो सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी, बाद में आने वाली जो सभ्यताएं थी बेटा वो उनसे भिन्न थी। क्यों? क्योंकि शुरू में बेटा उसमें कृषि की बहुतायत थी। हालांकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। हालांकि नगर था और शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतीहर पक्ष जो था, जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा, जो नए आने वाले नए नए लोग थे, उन्होंने क्या किया, शायद उसको जोड़ दिया होगा। जो आर्य थे और जो उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। मतलब इसलिए ऐसा था क्योंकि जो नए आने वाले लोग थे उन्होंने इस पे बहुत खेतीहर पक्ष पर बहुत जोर दिया होगा। साथ ही जो आर्य आए थे वे, और साथ ही जो उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक के बाद एक बार कई बार वे आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है बेटा कि जो आर्य थे उनका प्रवेश सिंधु घाटी के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य आए बेटा वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 साल बाद हुआ उनका प्रवेश। मतलब जो आर्य आए वो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 साल बाद आए, और यह भी संभव है कि उनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले जातियां समय समय पर आती रही हों। मतलब आर्य तो 1000 साल बाद आए, और ये भी संभव है कि जो इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो भी सकता है कि मतलब 1000 साल के बाद आए, और यह हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो, इतना बड़ा समय का अंतर ना भी हो। पश्चिमोत्तर दिशा से बेटा भारत में कबीले और जातियां समय समय पर भारत में आती रही और आके क्या हो गई बेटा, भारत में ही जज्ब हो गई। मतलब पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में बेटा कबीले और जातियां आई और आके क्या हो गई, भारत में ही जज्ब होती रही। मतलब भारत में ही समा गई, भारत के ही हो गए। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और जो मेल जोल है बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ। जो सबसे पहला बेटा आपसी समन्वय था और जो मेल जोल था वो किसके बीच था, बाहर से आने वाले आर्य और द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियां और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इसी मेल जोल के कारण बेटा और इसी आपसी समन्वय के कारण भारतीय जातियां जो थीं और बुनियादी भारतीय सांस्कृतिक जो बेटा हमारी भारतीय संस्कृति है उसका विकास कैसे हुआ। उसका विकास जो है, जो बाहरी जातियां आती थी, जो बाहरी लोग आते थे और फिर वो हमारे ही भारत में जज्ब होते गए, इस वजह से और आपसी मेलजोल समन्वय, इसी कारण बेटा जो है हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के, अब आइए बेटा पेज नंबर 21 पर, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गई। फिर कह रहे बेटा कि जिनमें दोनों सभ्यताओं के, मतलब दोनों सभ्यताओं के, सिंधु घाटी सभ्यता भी और जो बाद में और सभ्यता आई, उनके तत्व जो है एकदम साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सारी जातियां आईं, जैसे कि अभी इन्होंने लेखक ने यहाँ पे जिक्र किया द्रविड़ जाति, आर्य लोग उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर। तो ये लोग आए
बाद के युगों में बेटा बहुत सारी जातियां आई और सारी जातियों ने क्या किया, भारत पर अपना अपना प्रभाव डाला और आए और आ करके बेटा वो हमारे ही भारत में घुल मिलकर रह गए। तो इस तरह से बेटा हुआ कि जो प्राचीन काल में हमारे भारत में, हमारे देश में जो जातियां आई और किस तरह से उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का विकास किया, कैसे हमारे भारत में आए और आकर यहीं शामिल होकर रह गए, जज्ब हो गए और यहीं आकर घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। यहाँ बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्लास 8 यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का जो सबसे पुराना इतिहास है वह है वेद। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले बेटा ये समझा जाता था कि हमारे पास जो भारतीय संस्कृति का जो सबसे पुराना इतिहास है वह है वेद। वैदिक युग के काल का निर्धारण, यानी वैदिक युग के काल का जो बेटा निर्धारण, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि इसका समय बहुत बाद में है और भारतीय विद्वान कहते हैं कि इसका समय बहुत पहले का है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से ही इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। अधिकांश विद्वान बेटा ये मानते हैं कि जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उसका समय वो ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई उसके बाद बेटा क्या हुआ कि भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब हमारे जो वैदिक जो वेद है, जो सबसे पुराना इतिहास कहा जाता है, तो यूरोपीय विद्वान क्या कहते हैं इसका समय बहुत बाद का है, जबकि भारतीय विद्वान कहते हैं इसका समय बहुत पहले का है। इसी तरह से बेटा जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो इसमें धर्म ग्रंथों को और पुराना कहा गया है कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो और भी अधिक पुराने हैं। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। लेकिन ये कहा गया कि हमारे पास मनुष्य के दिमाग की, उसके मस्तिष्क की ये सबसे प्राचीन उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने तो ये कहा कि आर्य मानव, जो आर्य आए, उन आर्य मानवों के द्वारा कहा गया ये पहला शब्द है। यानी इसे क्या कहा गया कि पहला शब्द कहा गया। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के बाद आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। भारत की समृद्ध भूमि पर बेटा प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ जो है उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। जिससे क्या हुआ था बेटा, ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर बेटा उन्हीं विचारों को उन्होंने पल्लवन किया था, उन्हीं विचारों को जन्म दिया था, पल्लवन किया था। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि जो वेद है वो भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको बहुत अच्छा पढ़ने को मिला, बहुत अच्छा समझने को मिला। आर्य के बारे में, द्रविड़ के बारे में, प्राचीनतम अभिलेख के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जितना बेटा मैंने पढ़ाया है आप उससे फिर से
एक बार पढ़िएगा और समझिएगा।